गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मॉडर्न फिलॉसफी के अपने चैप्टर घनवाद के आर्टिस्ट जॉर्ज ब्रॉक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको घनवाद के सिद्धांत और घनवाद के बारे में बताया था कि घनवाद किस तरह से प्रारंभ हुआ और घनवाद को आगे बढ़ाने में ये घनवाद के सिद्धांतों को बनाने में पिकासो और ब्रॉक ने क्या सहयोग किया और किस तरह से इन्होंने घनवाद की प्रेरणा स्वरूप किन किन कलाकारों को मिलाया, किस किस कहाँ कहाँ पर जाकर अपनी कृतियाँ बनाई और उनकी प्रदर्शनी लगाई, जिससे कि घनवाद फलीभूत हो, घनवाद फलने फूलने लगे। जॉर्ज ब्रॉक एक फ्रेंच कलाकार थे जिन्हें हम पेंटर, स्कल्प्टर और प्रिंट मेकर आदि सभी के नाम से जानते हैं। ये इनका प्रारंभ में फाववाद में एक सक्रिय रहे, फिर धीरे धीरे आके क्यूबिज्म यानी घनवाद में सक्रिय हो गए। देखिए किस तरह से मैंने इस बार आपके सामने इनकी कृतियों को प्रदर्शित किया है, जिसमें इन्होंने क्यूब मतलब आयताकार और इन सब फॉर्म्स के अंदर घनाकार ज्यामितिक फॉर्म्स के अंदर अपनी पेंटिंग्स को बनाकर किस तरह से घनवाद को प्रोत्साहित किया है, घनवाद को फलीभूत किया है, घनवाद को आगे बढ़ाया है। तो जॉर्ज ब्रॉक का जन्म पेरिस के निकटवर्ती ग्राम में 1882 में हुआ था। उनके पिता व दादा घरों को रंगाने व सजाने का काम किया करते थे तथा फुर्सत में बारविजा शैली के चित्र भी बनाते। 1880 में ब्रॉक का परिवार ला आब्र रहने लगा। बचपन में ब्रॉक की शालीय अध्ययन या किसी कला में विशेष अभिरुचि नहीं थी। वे समुद्र के किनारे घंटों बिताते थे और जिस अनुभव के बारे में उन्होंने बाद में लिखा कि वहाँ मैं अनंत को अनुभव किया करता था। कुछ समय तक ला आव्र में ग्रहों की साज सज्जा करने वाले कलाकार से काम सीखने के बाद पेरिस जाकर उस काम का विशेष अध्ययन करके साज सज्जा का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। मतलब उस काम में वो रत हो गए, साज सज्जा के में, रंगाई पुताई के में, और फिर एक अधिकार पत्र भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। बचपन से सीखे हुए साज सज्जा का काम का उनकी कला एवं घनवाद के विकास पर प्रभाव पड़ा। 1903 में उन्होंने दो साल तक अकादमी यूबेर में कुछ समय तक एकोल बाजार व लियो बोन्स के कला कक्ष में कला का अध्ययन किया। लुब्र संग्रहालय जाकर वे कृतियों का अध्ययन करते और उनसे सीखते। उन्हें पूस व कोरो की कृतियाँ बहुत पसंद थी। लुक्सेमबुर्ग संग्रहालय में वे प्रभाववादी चित्रों का भी अध्ययन करने जाते। प्रभाववादी चित्रों से विशेषतः मोने व रेनवार के चित्रों से काफ़ी आकर्षित हुए थे। ले सेजान की कला उनकी आजीवन मुख्य प्रेरणा स्रोत बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि सेजान की कलाकृतियाँ घनवाद के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत बनी। सारी कृतियाँ सेजान उनके एक तरीके से सेजान की कृतियाँ उनके लिए एक तरीके से गुरु का काम कर रही थी। 1905 में सलो दोतान में आयोजित फाव प्रदर्शनी ने उनकी कला को नव जीवन प्रदान किया। मातिस व देरे का अनुकरण करके उन्होंने आवेशपूर्ण अंकन पद्धति में विशुद्ध रंगों का प्रयोग करके कुछ चित्र बनाए, जिनके मुख्य विषय थे विवस्त्र आकृतियाँ, ग्रह के अंतर्गत दृश्य, प्राकृतिक दृश्य वह वस्तु समूह। इनमें से 7 चित्र 1906 की सलो अंदिपादा में प्रदर्शित किए गए। इसी साल उन्होंने और ऑन्टोप्रिस के साथ फाव पद्धति के कुछ प्रकृति चित्र बनाए। वह 1907 में भूमध्य सागरीय प्रदेश में लेस्ता गांव के प्राकृतिक दृश्यों को भी चित्रित किया। अब उनके चित्र
यानी ब्राक के चित्र प्रभाववाद से पूर्ण, भिन्न और फाववादी दिखाई देने लगे। किंतु ब्राक के फाववाद में ब्लामेंग देरे की भावनाओं के जोश को संयम व नियोजन से नियंत्रण किया था। वह उनके चित्र प्रसन्नता का भाव लिए हुए थे। ये सब चित्र बिक गए। ब्राक के मतानुसार ये उनके प्रारंभिक सर्जनपूर्ण चित्र थे। 1907 के बाद ब्राक ने सेजान की चित्र प्रदर्शनी देखी और उनसे उनकी घनिष्ठता हो गई। उसी समय ओपेलियर ने उनको पिकासो से परिचित किया। उन्होंने पिकासो का चित्र आविनियो की स्त्रियां देखा। पिकासो ने निग्रो कला के स्वाभाविक सौंदर्य से जो चित्र बनाया था, इसने ब्राक का ध्यान आकर्षित किया। और फिर ब्राक ने घनवादी पद्धति के प्रकृति चित्र बनाए, जिन्हें देखकर वॉक्सेल ने उस शैली को घनवादी नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया। यानी कि ब्राक के चित्र को देखकर वॉक्सेल ने इस युग का नाम घनवाद रखा, या घनवादी शैली के चित्रों के नाम से उनके चित्रों को संबोधित किया, जिससे कि इस वाद का नाम घनवाद पड़ा। घनवाद का जन्म व विकास पिकासो व ब्राक के संयुक्त प्रयत्नों का ही फल है। हालांकि दोनों के उद्देश्य में मौलिक अंतर था। प्रकाश व अवकाश को जड़ रूप देकर उन्होंने रचना के अंगों में सफलतापूर्वक अंतर्भूत करना ब्राक का महत्वपूर्ण आविष्कार था। आप ये देखिए, इसकी पेंटिंग, ये कृति पोर्तुगीज है, जिनके अंदर प्रकाश देखिए कि जो सेंटर में पड़ रहा है, और वो संपूर्ण कृति के रंग को किस प्रकार चमकदार बना रहा है, और किस प्रकार उन्होंने घनवादी उसमें मानवाकृति को परिवर्तित करके बहुत सुंदर कंपोजिशन के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्राक ने प्रकाश व अवकाश को भी साकार सौंदर्य प्रदान किया। उनकी दृष्टि में वस्तुओं के बीच का रिक्त अवकाश रचना सौंदर्य के निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वस्तुएं। ब्राक व पिकासो ने ज्यामितिक दूरदृश्य लघुता के नियम के स्थान पर रचना के सृजनशील तत्वों को किस तरह प्रस्थापित किया है, ये हम देख चुके हैं। ब्राक और फाव के चित्रों के विषय वस्तु अधिकतर प्रकृति दृश्य थे। घनवादी चित्रण के लिए उन्होंने वस्तु चित्रण को विषय के रूप में चुना। जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने वायलिन और शीट को वस्तु चित्रण को बनाया है। उनके चित्रों में अधिकतर वाद्य यंत्र, समाचार पत्र, भोजन गृह की सुपरिचित वस्तुएं चित्रित की गई हैं, जिससे दर्शक सहवास जनित स्नेह व स्पर्श सुख को सुलभता से अनुभव करता है। वस्तुओं के मानव निर्मित ज्यामितिक आकार घनवादी रचना के लिए बहुत उपयुक्त थे। ब्राक जीवननिष्ठ कलाकार थे, और जब उनकी घनवादी कलाकृतियों को वस्तु निरपेक्ष कला के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए कुछ कला समीक्षकों ने प्रयत्न किए, तब ब्राक ने असहमति जता दी। आप देखिए कितना सुंदर उन्होंने ये पेड़ एवं और घर को किस तरीके से उन्होंने ज्यामितिक आकार में प्रस्तुत करते हुए बहुत सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल एक नए अंदाज में उन्होंने लैंडस्केप को प्रस्तुत किया है। कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय भी ब्राक को ही जाता है। कोलाज पद्धति से उनकी रचनाएं अधिक भौतिक बन गई है। वह घनवाद की मंद रंग संगति में चमक आ गई है, नैसर्गिक चमक आ गई है, एवं प्राकृतिक अवकाश का लोप हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध की सैनिक सेवा के पश्चात उन्होंने पुनः घनवादी चित्रण करना आरंभ किया, और उनकी कला का जबकि उनकी कला का पूर्ण विकास हो चुका था और उसमें संशोधन वृत्ति नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने कला को मानवतावादी रूप देने का प्रयत्न किया। इस विचार से उनकी कला की तुलना शार्द की कला से भी की जाती है। 1918 में बनाए गए उनके चित्र वादक में संश्लेषणात्मक घनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। 1929 के बाद
उन्होंने नारमदी के सागर तटों के कई प्रकृति चित्र बनाए। कालीमा छाए हुए आसमान में ठोस आकार के बादलों, गहरे रंगे सागर किनारों पर छोड़ी हुई नावों पर खड़ी काली चट्टानों पर चमकती सूर्य किरणों के चित्रांगत वातावरण गूढ़तापूर्ण बन गया। सभी वस्तुएं स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए ठोस है। चित्रों पर घनवादी रचनात्मकता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 1922 से ब्राक ने कॉर्नफ्लोरेस ऋतु व संपन्नता के देवता की चित्र मलिका बनाई। इन चित्रों में घनवाद का नाम ही नहीं है। ये चित्र अलंकारिक शैली के हैं। 1931 व 1938 के बीच ब्राक ने बहुत सारे वस्तु चित्र बनाए जो उनके दिव्य व्यक्तित्व के प्रमाण हैं। कुछ वस्तु चित्र अलंकारिक व रचनात्मक है तो कुछ वस्तु चित्रों में वस्तुओं के नैसर्गिक आकर्षण व आत्मीयतापूर्ण दर्शन है। मेडोलिन व वस्तुएं, गोल मेज पर वस्तु समूह, लाल मेज पोश पर वस्तु समूह, ये पहले प्रकार के उदाहरण हैं तथा संगमरमर का मेज, चिमनी व वस्तु समूह, विलियर्ड का मेज, ये दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। 1938 के बाद ये देखिए ग्लास ऑन द टेबल, ये उनका एक अन्य ये वस्तु समूह है जो कि उन्होंने बनाए। 1938 के पश्चात ब्राक ने वस्तु चित्रण में अलंकारिकता व रंग रचना के प्रभाव को कम कर दिया और वस्तु के नैसर्गिक आकर्षण पर बल देकर वस्तु चित्रों को अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने के प्रयत्न किए। परिणाम स्वरूप ब्राक के चित्र कुछ धार्मिक, रहस्यपूर्ण व अधिक प्रभावी बन पड़े। ब्राक का चित्र अहंकार इस विचार से अभ्यसनीय है। इन चित्रों का प्रारंभ 1948 में हुआ जब इनके चित्रकार के कार्यकक्ष के अंतर्गत सफ़ेद पक्षी को उड़ते हुए चित्रित कर गूढ़ता का निर्माण किया। 1936 के करीब ब्राक ने वस्तु समूह के साथ मनुष्य कृतियों को भी अनोखे ढंग से मिलाप करना प्रारंभ किया। द्वंद्वगान, मेडोलिन वादिका, ताश का खेल आदि इनके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 1937 में उनको कार्नेगी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1948 में वेनिस द्विवार्षिकी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। 1956 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानित कर डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। ब्राक व पिकासो की तुलना करने वाले कला समीक्षक युद्ध ने लिखा है, कलात्मक एकता को एक ने ब्राक ने सूक्ष्मग्राही सौंदर्य संवेदन क्षमता का व दूसरे यानी पिकासो ने असाधारण रचना दृष्टि का योगदान किया। सौंदर्यवादी होते हुए ब्राक अध्ययन व शास्त्र शुद्धता का महत्व जानते थे एवं कहते थे, मैं ऐसे नियम को पसंद करता हूँ जिससे भावना का समुचित पथ प्रदर्शन होता हो। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा जॉर्ज ब्राक ख़त्म होता है। ये पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह से जॉर्ज ब्राक कृतियों को बनाते थे और अगले चैप्टर में हम पाब्लो पिकासो के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।